हेलो गाइस, मेरा नाम है रजत प्रकाश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फिजिकर में। तो गाइस, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में वेव फंक्शन के न्यूमेरिकल्स को देखा था, उसकी डेफिनेशन को देखा था, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हमने देखी थी, है ना। तो उसमें ढेर सारे न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे जो कि हमारे डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे गए थे। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं, ठीक है, जो कि हमने ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को स्टार्ट कर रखा है, ठीक है, तो प्लीज उसको जरूर चेकआउट करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारी पार्टिकल फिजिक्स की प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। उसमें भी हमने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस किया है, तो प्लीज उसको भी जरूर चेकआउट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका भी। एंड हमने टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है दोस्तों, जिसमें हम सभी मटेरियल, ठीक है, चाहे वो बीएससी के बच्चे हैं, चाहे वो बीएससी के बाद एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या एमएससी में होते हुए पीएचडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सीएसआर, नेट, जेआरएफ, जेस्ट, गेट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड पहले से ही कर दिया गया है, ठीक है। और जो भी अपडेट्स होती हैं हमारे एग्जाम्स के रिगार्डिंग, या जो भी टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट हो गया, डीपीपी शीट्स हो गए, असाइनमेंट्स हो गए, सब कुछ हम अपलोड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, ठीक है, अभी तक उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक जरूर करिए वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है, ठीक है। बेल के नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करते रहिए ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके और अपनी प्रिपरेशन को और पुख्ता तरीके से कर सकें, ठीक है। तो सभी ग्रुप का और सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज उसे जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे वेव फंक्शन का, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने वेव फंक्शन को डिटेल में डिस्कस कर लिया और उसके रिगार्डिंग जितने न्यूमेरिकल्स थे वो उन सभी को देख लिया। पर आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वेव फंक्शन का अपना क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ऑर्थोगोनैलिटी क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मेलिटी क्या होता है, ठीक है, उसकी कंडीशंस क्या हैं और किस तरह के न्यूमेरिकल इससे पूछे जाएंगे, ठीक है। जो हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको इस वीडियो में पता लगेगा, ठीक है। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखना, मिस नहीं करना कहीं पर भी, ठीक है, क्योंकि स्किप करोगे तो आपका ये जो बहुत ही बेसिक पार्ट है जो कि आगे आने वाली लेक्चर्स में कामयाब होगा, ठीक है। लाइक एक्सपेक्टेशंस वैल्यूज आप निकालोगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालोगे, ठीक है, WKB मेथड, या और भी जो हमारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होंगे उन सभी में ये चीजें यूज होंगी। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक देखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। तो आप जैसे कि हमारी जो वेव फंक्शन होती है, जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वेव फंक्शन को किस तरह से डिनोट करते हैं, साई xt, है ना, ठीक है, साई xt। तो ये साई xt बेसिकली कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, ठीक है। साई xt हमारा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, और इसको अगर किसी भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसके अपने फिजिकल सिग्निफिकेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, भले ही वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, पर अगर किसी और कॉम्प्लेक्स नंबर से उसको अगर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं तो उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। तो बट अगर हम उसके कोई कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से उसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास साई xt एक वेव फंक्शन है, तो उसके अगर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा, साई xt का मोड का स्क्वायर, जिसको आपने क्या समझा था, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पिछली वीडियो में हमने इन सभी चीजों को डिटेल में कवर अप किया था कि पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है। तो अगर आपको नहीं पता तो प्लीज जरूर चेकआउट करना, वहां पर आपको डिटेल में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन है, उसको अगर उसके कंजुगेट कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि रियल क्वांटिटी है, ठीक है। उसका एक अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। और पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को किस तरह से डिफाइन करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, पोजीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल पर यूनिट लेंथ एट ए टाइम t, मतलब किसी भी पार्टिकल को पर यूनिट लेंथ में, मतलब x से लेकर x प्लस dx, अगर y की बात कर रहे हैं तो y से लेकर y प्लस dy, अगर z की बात कर रहे हैं तो z से लेकर z प्लस dz, ठीक है। वो प्रोबेबिलिटी पार्टिकल को फाइंड करने की कहां पर यूनिट लेंथ में, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टाइम t, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इज इट क्लियर? डेफिनेशन यहां पर हम पहले से भी की हुई है, उस चीज को अगेन यहां पर लिख रहे हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए,
ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमें ये बताता है कि किसी भी पार्टिकल को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ किसी टाइम में क्या हो सकती है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम वन डायमेंशनल की बात करें, वन डायमेंशनल मोशन की बात करें, तो पार्टिकल को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी बिटवीन x टू x प्लस dx पर यूनिट लेंथ बोला था, ठीक है। तो एक डिस्टेंस से कुछ स्मॉल डिस्टेंस के बीच में, ठीक है। तो dx अगर मान लो कि पार्टिकल यहां पर है, ठीक है, और यहां पर आगे मूव किया, dx डिस्टेंस से मूव किया, तो पहले पोजीशन मान लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर x था और यहाँ पर चल के क्या इसकी फाइनल पोजीशन हो गई x प्लस dx, ठीक है, जो चला वो, ठीक है, जो कि वो चला। तो इन दोनों डिस्टेंस के बीच में पार्टिकल की कहीं पर भी होने की प्रोबेबिलिटी एट एनी टाइम t, उसी को क्या बोलते हैं? पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। एट टाइम t मान ले 0 पे, ठीक है, यहाँ पर x से x प्लस dx के बीच में पार्टिकल की क्या होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि हम वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने x एक्सिस ले लिया, y एक्सिस भी ले सकते हैं और z एक्सिस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह आप देख सकते हैं कि साई स्टार xt dx, ठीक है, क्योंकि x डायरेक्शन की बात करें वन डायमेंशनल, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की, ठीक है, जो कि अभी हम डिस्कस कर भी चुके हैं। उसी तरह हम थ्री डायमेंशनल मोशन की बात करें तो वहां पर क्या आ जाएगा? वॉल्यूम एलिमेंट आ जाएगा, है ना। वॉल्यूम एलिमेंट में क्या होता है दोस्तों? dx dy dz, है ना। जो हमारा dटो होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? dx dy, है ना, और dz के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें तीनों एक्सिस इन्वॉल्व होती हैं, दैट्स वाई उसके वॉल्यूम एलिमेंट कहते हैं। अगर सिंगल डायमेंशनल में बात होती है तो पर यूनिट लेंथ की बात होती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन द वॉल्यूम एलिमेंट dटो लोकेटेड बिटवीन r वेक्टर टू r प्लस dr एट एनी टाइम t इज गिवन बाय दिस। अगेन सेम रिलेशन है दोस्तों, बस x की जगह r आ गया यहाँ पर, ठीक है। सारा पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वही वाला रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर चाहे आप साई xt चूज करें वन डायमेंशनल के लिए, चाहे आप साई rt यूज करें थ्री डायमेंशनल के लिए, टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पार्टिकल को एंटायर स्पेस में फाइंड आउट करने की क्या होनी चाहिए? किसके बराबर होनी चाहिए? यूनिटी के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये तो सत्य है। क्यों? अब क्योंकि इसका कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि इस पूरे यूनिवर्स में आपके होने की एग्जिस्टेंस क्या है, ठीक है। मान लो कि इस पूरे यूनिवर्स में आपके होने की एग्जिस्टेंस क्या है, तो यही बोलेंगे ना कि भाई कहीं पर भी हो सकता है पर होगा जरूर, ठीक है। ये इक्वलिटी जो हमारी यूनिटी के बराबर है वो यही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इस पार्टिकल की इस स्पेस में होने की प्रोबेबिलिटी है, बट कहाँ है ये नहीं पता। कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है कि हाँ बोलें कि हाँ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में, 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में, बट कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट जरूर करता है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द इंटायर स्पेस शुड बी इक्वल टू यूनिटी, ठीक है। चाहे हम वन डायमेंशनल की बात करें, है ना, साई जैसे कि आपको पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो इंटीग्रेशन अगर हम कर रहे हैं इंटायर स्पेस के लिए, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार xt dx इक्वल टू, क्योंकि सभी की इक्वल वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर, ठीक है। अगर हम इंटीग्रेट करें ओवर द इंटायर स्पेस तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? यूनिटी के बराबर आना चाहिए, ठीक है। चाहे हम वन डायमेंशनल की बात करें, चाहे हम 3D की बात करें, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं 3D के बारे में क्या आ जाएगा? r वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बराबर हो जाएगा, जिसको आप इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जिसको आप ऑल स्पेस भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप ऑल स्पेस लिख देंगे तो आपको माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो वैल्यू हो गई 1 के बराबर। इसका मतलब यही है कि सभी जगह, सभी स्पेस में हमारे पार्टिकल को जो फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है? 1 के बराबर, यूनिटी के बराबर, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं दोस्तों? इस कंडीशन को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑफ द वेव फंक्शन, ठीक है। इसको कंडीशन को क्या बोलते हैं? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑफ द वेव फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होगा आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस में, तो प्लीज जरूर इसको नोट डाउन करो, ठीक है, क्योंकि आपके हर क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमने नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की बात की तो प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आउट द पार्टिकल ऑल ओवर द स्पेस मस्ट बी इक्वल टू 1, जिसको हम इस इक्वेशन के बेसिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये जो हमारी टर्म है बेसिकली ये एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी टर्म है, ठीक है, जो कि हमें बताता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी होने की कहां पर है पार्टिकल की, ठीक है। ये तभी वैलिड है ये इक्वेशन, कब वैलिड है? जब वो लोकलाइज्ड वेव के लिए यूज हो रही हो, ठीक है। लोकलाइज्ड वेव के लिए ही हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं,
ठीक है, उसी केस में उसकी जो वैल्यू है वो यूनिटी के बराबर आएगी। अगर हम नॉन लोकलाइज्ड वेव फंक्शन की बात करें तो उस केस में इसकी वैल्यू यूनिटी के बराबर नहीं होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप समझना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी एक स्पेस है, मान लो कि मिल्की वे में किसी भी एस्टेरॉयड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, हम बोल सकते हैं कि हाँ इसका ग्रेविटेशनल पुल इतना है, ये उसको ओवरकम नहीं करेगा, तो कम से कम उसी यूनिवर्स में तो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एस्केप करके नहीं जाएगा, तो हाँ ये लोकलाइज्ड है। ठीक है, कहीं ना कहीं है, मे बी इसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है, बट वो उस स्पेस में जरूर रहेगा, उस सिस्टम में जरूर रहेगा जहां पर हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। पर वो सिस्टम को छोड़ के दूसरे सिस्टम में अगर चला गया तो उस केस में उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की 1 के बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो वो नॉन लोकलाइज्ड वेव फंक्शन में कहलाएगा। यहां से आपको आई थिंक समझ आ जाएगा कि ये कंडीशन 1 के बराबर क्यों नहीं हो सकती फॉर द नॉन लोकलाइज्ड वेव के लिए। इज इट क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं। तो मेथड क्या है नॉर्मलाइजेशन का, किस तरह से हम अपने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जरा ये थोड़ा सा देख लेते हैं। कंसीडर कर लेते हैं कि कोई भी हमारे पास वेव फंक्शन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5xt है ना, 5xt इज द अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं कि कोई भी हमारा वेव फंक्शन है, ठीक है 5xt, जो कि एक अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। अगर हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको हमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो वो जाके एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन बनेगा, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हो psi xt इज इक्वल टू n phi xt। phi xt इज अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, बट जब हमने उसको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तब वो जाकर क्या बना, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये आपका बन गया अब नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो अगर आप इस नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जस्ट वही -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार xt dx किसके बराबर होगा, यूनिटी के बराबर होगा। ठीक है, तो जस्ट आपने इसको ओपन कर लिया, साई xt की वैल्यू यहां से पुट की आपने। ठीक है, तो आपको पता है n phi xt, क्योंकि यहां पर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी अगर आप करोगे तो सेम ही वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर आयोटा तो है ही नहीं। ठीक है, आयोटा होता तब जाके इसकी वैल्यू चेंज होती ना। अगर आपकी वैल्यू जो भी वेव फंक्शन की मान लो एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी होता, तो उस केस में वो क्या होता, माइनस आयोटा ओमेगा टी हो जाता, है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स करना है, कंजुगेट करना उसका, तो नेगेटिव साइन आ जाता। पर इस केस में कुछ भी नहीं ऐसा है, तो जस्ट आपके जो n है दोनों बाहर आ जाएंगे कॉमन, n मोड का स्केयर phi स्टार xt phi xt dx इज इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपने क्या कर दिया, इसको आप नीचे ले गए, नीचे डिनोमिनेटर में, तो आपका क्या आ गया वैल्यू, n इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी phi स्टार xt dx। ठीक है, तो ये आपने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, किसी भी वेव को नॉर्मलाइज करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो और उस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो, तब जाके आपको पता लगेगा कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। इज इट क्लियर? ठीक है, मेथड समझ आ गया किस तरह से हम किसी भी वेव को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली फिजिकल मीनिंग की बात करें, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है वो यही बताता है कि द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आउट द पार्टिकल ऑल ओवर द स्पेस मस्ट बी इक्वल टू 1। तो यही नॉर्मलाइजेशन कंडीशन थी, जिसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि हर जगह, हर यूनिवर्स में, हर स्पेस में अगर हम बात करें किसी भी पार्टिकल को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी, तो वो यूनिटी की बराबर होगी। यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। कोई भी इसमें बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक बेसिक असम्पशन है जो प्रैक्टिकली भी अगर हम सोचे जाएं तो भी पॉसिबल है। ठीक है, जो हम देखते भी आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन गिवन बाय। ठीक है, आपको एक वेव फंक्शन गिवन है और उसको बाय पार्ट डिवाइड किया गया। ठीक है, अगर आपकी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, अगर आपकी वैल्यू x की ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में आपका जो वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, n एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा x। ठीक है, और जब आपकी x की वैल्यू लेस देन 0 है, तो उस केस में आपकी वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, n एक्सपोनेंशियल अल्फा x। ठीक है, जब ग्रेटर था तो यहां पर नेगेटिव साइन आ गया, जब यहां पर लेस देन था x की वैल्यू तो यहां पर पॉजिटिव है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस केस में आपको -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी को ब्रेक करना है दो रीजन में। ठीक है, आपको जब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन मैंने बताई कि -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार साई dx,
ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है, जो कि यूनिटी के बराबर होती है। ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आउट द पार्टिकल ऑल ओवर द स्पेस मस्ट बी इक्वल टू 1। तो वही चीज यहां पर हमने जस्ट लिखी है, क्योंकि यहां पर हमें दो कंडीशंस के रूप में दिया है, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 0। तो मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 0 के बीच में आपकी वेव फंक्शन की वैल्यू ये होगी, और 0 से इन्फिनिटी के बीच में आपकी ये वाली वेव फंक्शन की वैल्यू होगी, है ना। x इज ग्रेटर देन 0 तो तभी तो 0 टू इन्फिनिटी, और x इज लेस देन 0 के लिए यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू 0 के लिए ये वेव फंक्शन यूज होगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमने अपनी इंटीग्रेशन की वैल्यूज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो हम साई की और साई स्टार की वैल्यू क्या लेंगे, सेम ही आएगी, क्योंकि कोई आयोटा वाला टर्म तो है नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो n एक्सपोनेंशियल अल्फा x, दो बार लोगे तो क्या हो जाएगा, n एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा x आ जाएगा, है ना। तो यही चीज आ गई। वहां दूसरे वाले केस में नेगेटिव साइन था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर माइनस अल्फा एक्स है, तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल माइनस 2 अल्फा एक्स आ जाएगा, क्योंकि हम दोनों वेव फंक्शन तो हमारे सेम है, ठीक है। तो आपको पता है बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, तो आपके पावर्स ऐड हो गए, तो यहाँ पर 2 अल्फा एक्स आ गया, ठीक है। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे, इसको कोई बड़ी बात नहीं है, इंटीग्रेशन आपको सोल्व करना आता है, क्या आ जाएगा, ई एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा एक्स अपॉन 2 अल्फा आ जाएगा, है ना। ये तो आपको सोल्व करना आता ही है, बस इसको इंटीग्रेशन की लिमिट्स पुट कर दो। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 1/2 अल्फा पहली वाली इंटीग्रेशन पार्ट के लिए, और दूसरी वाली इंटीग्रेशन पार्ट के लिए वो भी 1/2 अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2/2 अल्फा, तो 2 से 2 कट जाएगा हमारा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अल्फा, है ना। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ गई आपके पास अंडर रूट अल्फा, ठीक है। तो इस तरह से आपने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को फाइंड आउट कर लिया। जस्ट आपको क्या करना है, कभी भी नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है, आपने लगानी है और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार साई dx, अगर वन डायमेंशनल की बात हो रही है, अगर वॉल्यूम एलिमेंट है मतलब 3D एलिमेंट की बात, थ्री डायमेंशनल की बात हो रही है तो d2 लग जाएगा, और इक्वल टू 1 कर देना आपको, ठीक है। तो इजीली आप निकाल सकते हो उसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ये तो हमने बात कर ली नॉर्मलाइजेशन की, ठीक है। अब ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ऑर्थोगोनैलिटी की बात कर लेते हैं। अगर कोई भी दो वेव फंक्शन मान लेते हैं, एक हमारा वेव फंक्शन है साई एम एक्स, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास साई एन एक्स, ठीक है, दोनों अलग अलग है। एक में जो हमारा सबस्क्रिप्ट है, ठीक है, वो m है, और दूसरे में n है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दो हमारे पास डिफरेंट वेव फंक्शन है, वो तभी ऑर्थोगोनल कहलाएंगे। दो वेव फंक्शन तभी ऑर्थोगोनल कहलाएंगे कब, जब उनका जो हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, ऑल ओवर द स्पेस, टू वेव फंक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर होगा, तब जाके हम बोलेंगे कि दो वेव फंक्शंस हमारे ऑर्थोगोनल है। उस नॉर्मलिटी की कंडीशन में क्या होता है कि जो दो वेव फंक्शंस का हम प्रोडक्ट करते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं, वो यूनिटी के बराबर होता है। पर ऑर्थोगोनैलिटी के केस में हमारा जो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आएगी। हमेशा याद रखना, अगर m और n की वैल्यू, मान लो दो वेव फंक्शन है, दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है, सबस्क्रिप्ट की वैल्यू सेम है, तो उस केस में उसकी जो इंटीग्रेशन वैल्यू किसके बराबर होगी, यूनिटी के बराबर, ठीक है। अगर आपकी m और n की वैल्यू दोनों ही डिफरेंट है, मतलब दो डिफरेंट वेव फंक्शंस को आपका प्रोडक्ट करना है, तो उस केस में आपका जो वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन की वो आपके 0 के बराबर आएगी, ठीक है। तो ये हमारा इस केस से भी पता लग जाता है कि जो पहला वाला केस है वो क्या है हमारा नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के लिए, और ये वाला केस हमारा ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ जो हमने किया, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार एम साई एन एक्स डी एक्स वो 0 के बराबर होगा कब, जब m और n डिफरेंट होंगे, है ना। आप देख सकते हो दोनों डिफरेंट है, अगर सेम होते तो ये तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती, 1 के बराबर आया था, पर ये दोनों डिफरेंट है इसलिए ये 0 के बराबर आया। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका पार्टिकल मान लो साई एम डी एक्स, मतलब साई एम स्टेट में है, ठीक है, आपका जो वेव फंक्शन है वो साई एम स्टेट में है, तब वो पार्टिकल आपका साई एन जो आपका पार्टिकल है दूसरे वेव फंक्शन में दूसरे वेव सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर वो एक सिस्टम में एग्जिस्ट करता है मान लो साई एम में, तो साई एन में वो एग्जिस्ट नहीं करेगा साइमल्टेनियसली, ठीक है। इसका मतलब यही चीज है, अगर एक जगह है तो दूसरी जगह उसके होने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है, 0 है। अगर साई एन में है तो साई एम में उसकी प्रोबेबिलिटी होने की 0 है, अगर साई एम में है तो साई एन में उसकी प्रोबेबिलिटी होने की 0 है। दोनों एक साथ एक ही स्टेट में नहीं प्रेजेंट हो सकते एक ही टाइम में। इसके कहने का मतलब यही है, यही ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन कहलाती है। इज इट क्लियर?
चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखा करिए, पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, प्लीज इस चीजों को ध्यान से नोट डाउन करते रहो, थोड़ा रिवाइज करना, आपको सारी चीजें क्लियर आउट होती रहेंगी। ठीक है, अब हम ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन में आते हैं। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन होती क्या है? अगर एक से ज्यादा स्टेट प्रेजेंट हो, अगर एक से ज्यादा स्टेट प्रेजेंट हो एक ही टाइम में, ठीक है, तो हम रिजल्टेंट वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द वेव्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, मान लो हमारे पास दो वेव फंक्शन है, साई नोट और साई वन। ठीक है, मान लो हमारे पास दो वेव फंक्शन है, ठीक है, सी नोट साई नोट साई नोट और सी वन साई वन। ठीक है, तो अगर हम उसको हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बाय द रिजल्टेंट वेव फंक्शन बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द वेव्स। ठीक है, यहाँ पर दो वेव फंक्शंस थे, ठीक है, दो डिफरेंट वेव फंक्शन एक ही टाइम में एग्जिस्ट कर रहे थे, तो हमने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट किया, सम ऑफ ऑल द स्टेट्स, और उसको एक रिजल्टेंट वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जिसको हमने साई का नाम दिया। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात की, तो हमने दो स्टेट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया बाय दी लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, और उसको साई से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, मान लेते हैं कि ये दोनों ही स्टेट अलग अलग हैं, ठीक है, अगर हम इसका प्रोडक्ट करते हैं साई नोट और साई वन डीटो, ठीक है, तो ऑल ओवर स्पेस इसकी जो कंडीशन है वो 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अगर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होता तो उस केस में साइन नोट और साई वन की वैल्यू सेम होती। ठीक है, मतलब यहाँ पर 0 भी लिख सकते थे, तो उस केस में साइन नोट का स्केयर हो सकता था या साई वन का स्केयर हो सकता था, मतलब पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बराबर हो जाता। पर ऑर्थोगोनैलिटी के केस में ये अलग अलग होते हैं, तो उस केस में इसकी इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, अगर आप इसको एक बेसिक एक्सप्रेशन के बेस में बताना चाहते हैं कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, ऑर्थोगोनैलिटी क्या होती है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है आप इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक ही साथ। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साई आई स्टार साई जे स्टार डी टो इज इक्वल टू डेल्टा आई जे। जो ये डेल्टा आई जे है ना दोस्तों, इसको हम क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो आप आई और जे देख रहे हैं ये इंडाइसिस हैं। अगर आई और जे की वैल्यू सेम होगी तो उस केस में ये क्या बन जाएगा? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बन जाएगी, इसकी वैल्यू यूनिटी के बराबर हो जाएगी। अगर आपके इंडाइसिस डिफरेंट हैं, जैसे कि हमने ऑर्थोगोनैलिटी के कंडीशन में पढ़ा कि m और n की वैल्यू सेम नहीं आई, तो उस केस में आपकी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर हो जाएगी, तो ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन बन जाएगा। तो बेसिक एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बेसिस पे आप दोनों कंडीशन को एट अ टाइम दोनों सेटिस्फाई करवा सकते हो, है ना। अगर एक से ज्यादा स्टेट प्रेजेंट है एक ही टाइम में, तो अगर आप उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हो तो आप हमेशा ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन यूज करते हो, सॉरी ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन यूज करते हो, है ना। आइदर आप देखोगे कि वो नॉर्मलाइज है कि नहीं है, आइदर आप देखोगे कि वो ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि अगर एक वेव सिस्टम में वो प्रेजेंट है तो दूसरे में नहीं हो सकता, ठीक है, साइमल्टेनियसली। और हमारा नॉर्मलाइजेशन यही बोलता है कि हर जगह उसके फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होती है। तो ये दो कंडीशन अगर हम एक ही टाइम पे लगा दें तो उसके बेसिस पे हमारी एक्यूरेसी और भी इंक्रीज हो सकती है कि आइदर हमारा स्टेट वो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है या एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट बेसिक डिफरेंस यही है हम क्यों यूज करते हैं ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन, ताकि हम एक से ज्यादा स्टेट्स में अपने पार्टिकल के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी को और भी इंक्रीज कर सकें, एक्यूरेसी को और भी अच्छे तरीके से जान सकें, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन निकलता है, ठीक है। आप इसको तोड़ के भी देखोगे तो यहाँ पर ऑर्थो से ऑर्थोगोनल और नॉर्मलिटी से नॉर्मलाइजेशन कंडीशन निकल जाता है। तो दैट्स वाई दोनों को कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगेन वही चीजें लिखी हुई हैं, अगर आपके पास एक से ज्यादा दो वेव्स प्रेजेंट है हमारे एक ही टाइम में, ठीक है, तो ऑर्थोनॉर्मेलिटी इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन, जो कि अभी मैंने बोला। कोई भी आपके पास दो वेव फंक्शंस प्रेजेंट हैं एट एक ही टाइम में, तो उसको लीनियर कॉम्बिनेशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो साई इज द रिजल्टेंट वेव फंक्शन ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सिस्टम, है ना। तो साई इज इक्वल टू सी नोट साई नोट प्लस सी वन साई वन, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है इसका हम करते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को उसके कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इंटीग्रेशन करते हैं ऑल ओवर द स्पेस। पहले इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा है कि यहाँ पर ये आपके पास साई है और साई स्टार करेंगे तो यहाँ पर स्टार आ जाएगा जस्ट, और कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है, और कुछ चेंज नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं साई स्टार को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो आपके पास सी नोट साई नोट प्लस सी वन साई वन
ओके और ये आपके पास नॉर्मल दूसरी वाला जो वेव फंक्शन हो गया साई, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा रिजल्टेंट, जो सी नोट का मोड का स्क्वायर साइन नोट स्टार साई नोट, ठीक है, प्लस सी वन मोड का स्क्वायर साई वन स्टार साई वन, और जो हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे सी नोट स्टार सी वन साई नोट स्टार साई वन प्लस साई वन सी वन स्टार सी नोट साई वन स्टार साई नोट, ठीक है। तो अगर आपका ये ऑर्थोगोनैलिटी के केस में देखें, अगर हम ऑर्थोगोनैलिटी के केस में देखें तो दो डिफरेंट वेव फंक्शन प्रोडक्ट हो रहा है, तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं ऑल ओवर द स्पेस तो ये तो इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो डेट्स वाई यहाँ पर मैंने 0 कर दिया, क्योंकि अगर मैं ऑर्थोगोनैलिटी का केस देख रहा हूं तो उस केस में हमारा ये वाला पोर्शन बच जाएगा, बाकी सारा कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं सेम वेव फंक्शन है, यहां पर सेम वेव फंक्शन है, वही मल्टीप्लाई हो रहा है, डेट्स वाई ये नॉर्मलाइज हो गया, ये कैंसिल आउट नहीं हुआ। बट इस केस में दो डिफरेंट वेव फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डेट्स वाई ये जाके 0 हो गया, क्योंकि हम ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन यहां पर अप्लाई करके देख रहे हैं। तो आपके पास रिजल्टेंट जो वेव फंक्शन बच गया कुछ इस तरह से बच गया, ठीक है। इज इट क्लियर? तो इसके कहने का मतलब है अगर दो स्टेट्स पॉसिबल हैं, अगर आपके दो स्टेट्स पॉसिबल हैं, देन पार्टिकल आइदर आपका साइनो स्टेट में भी प्रेजेंट हो सकता है और साइफन स्टेट में भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। अगर आपके दो स्टेट्स प्रेजेंट हैं तो दोनों में से कहीं पर भी उसके होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। हम ये कोई फिक्स नहीं बोल सकते कि ये साइवन में ही होगा या साइनोट में ही होगा, ठीक है। ये कंफर्म नहीं है कि आइदर हमारा जो पार्टिकल है वो ग्राउंड स्टेट में रहेगा या एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, दोनों ही जगह उसके होने की प्रोबेबिलिटी 50% रहती है। आइदर वो 50% उसकी कंडीशन है कि वो या तो ग्राउंड स्टेट में हो सकता है, या तो 50% उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो ऊपर एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है। दोनों स्टेट में एक्यूरेटली हम कभी नहीं बता सकते कि वो हो सकता है, ठीक है। या तो वो दोनों में भी हो सकता है, बहुत ही रेयर केस हो सकता है, बट वो बहुत ही रेयर केस हो सकता है, ठीक है। तभी हम ऑर्थो नॉर्मेलिटी कंडीशन यूज करते हैं, ताकि हम जो एक्स्ट्रा टर्म्स होती हैं उसको निग्लेक्ट आउट कर सकें, उसको रिमूव कर सकें, और फाइनल ये एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में हम उस कंडीशंस को देख सकें और फाइनली बता सकें कि आइदर हमारा जो एक से ज्यादा जो स्टेट्स हैं उसमें हमारा पार्टिकल कहां पर एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तभी हम ऑर्थो नॉर्मेलिटी कंडीशन को यूज करते हैं, तभी हम लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं दो स्टेट से, एक से ज्यादा स्टेट्स हों तो उस केस में हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं, उसमें वेव फंक्शन को रिजल्टेंट वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑर्थो नॉर्मेलिटी कंडीशन लगा के हम फाइनली देखते हैं कि हमारा पार्टिकल कहां हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने एक रिजल्टेंट वेव फंक्शन ले लिया, ठीक है, ठीक है, दो वेव स्टेट को हमने रिप्रेजेंट किया बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी आपकी एडिटिव नेचर की होती है, ठीक है। तो आप दोनों को ऐड कर सकते हो, पी जो कि हमारा बेसिक टोटल प्रोबेबिलिटी बताता है P1 प्लस P2, आइदर वो साइनोट स्टेट में होने की उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, आइदर उसकी साइवन स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को हम ऐड करके फाइनल प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं, जिसमें हम बता सकते हैं कि आइदर उस वो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है या तो वो एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो अगर दोनों इंडाइसेस अगर हमारी सेम होती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो ऑर्थो नॉर्मेलिटी जो हमारी होती है उस केस में हम नॉर्मलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाती है। ये तो हम पहले भी अभी क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन में हम बता चुके हैं, ठीक है। अगर दोनों इंडाइसेस हमारी डिफरेंट होती है तो उस कंडीशन में हमारा जो ऑर्थो नॉर्मेलिटी होता है वो ऑर्थोगोनैलिटी में कन्वर्ट हो जाता है ना, ये तो आपको पता ही है। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी जो पार्टिकल को फाइंड आउट करने की होती है एक से ज्यादा स्टेट में वो 0 के बराबर हो जाती है, ठीक है। ये भी एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है। एक तो हमने पढ़ा कि अगर एक से ज्यादा स्टेट हो तो आइदर एक ही स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है, दूसरे स्टेट में वो साइमल्टेनियसली प्रेजेंट नहीं हो सकता। अगर एक से ज्यादा मतलब दो से ज्यादा स्टेट हो तो उस केस में पार्टिकल को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या बन जाती है, 0 के बराबर बन जाती है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि अगर एक से ज्यादा स्टेट हो मतलब दो हो स्टेट, तो उस केस में तो हम बोल सकते हैं कि आइदर एक में हो सकता है या दो से हो सकता है। अगर दो से ज्यादा स्टेट हो तो उस केस में पार्टिकल की फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है, जो कि यही कंडीशन में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर D2 है, मतलब dx dy dz, तीन स्टेट्स आ गए तो उस केस पे हमारे पार्टिकल को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर हो गई, ठीक है। यही हमारी ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन बताती है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको कभी पूछ लिया जाए नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की यूनिट क्या है, ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 डायमेंशनल में, 2 डायमेंशनल में, 3 डायमेंशनल केस में जो आपका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, ठीक है, उसकी यूनिट क्या हो सकती है, आपको ये पूछा जा सकता है। जो आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि जो साई है, साई एक्स टी अपना उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। अगर उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से भी उसको मल्टीप्लाई कर दो तब भी उसमें कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है।
तो बस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आता है जो कि हम उसको देख भी चुके हैं, ठीक है। वैसे ये वेव फंक्शन आपस में यूनिटलेस होते हैं, ठीक है। आपको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन तो पता ही है कि क्या होती है, इंटीग्रेशन हम करते हैं साई स्टार साई डीटो इज इक्वल टू 1 के लिए, अगर हम 3 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन लें तो उसके केस में हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका यूनिट क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे कि पता है आपको कि अगर मैं 1 डायमेंशनल की बात करूं तो आपको नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन पता है कैसे होता है ना, साई स्टार साई dx, ठीक है। और किसके बराबर होगा, नॉर्मलाइज है तो 1 के बराबर होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि ये सेम वेव फंक्शन है, तो ये क्या बन जाएगा, मोड साई का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। dx चल जाएगा नीचे, 1/dx के बराबर आ जाएगा, ठीक है। नीचे आ जाएगा 1/dx, जैसे कि आप यहाँ पर कंडीशन में देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर अंडर रूट 1/dx आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि x है जो कि डिस्टेंस है जिसको हम मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा यूनिट में, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा 1 डायमेंशनल में वेव फंक्शन का, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का 1/√m, मीटर मतलब मीटर इनवर्स, मीटर हाफ, ठीक है। ये इसकी यूनिट हो जाएगी फॉर द 1 डायमेंशनल के लिए। अगर 2 डायमेंशनल की बात करें, अगर 2 डायमेंशनल की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा, है ना, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 3 डायमेंशनल की बात करें तो यहाँ पर एल क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, और इसका अंडर रूट होगा ना, ठीक है, इसका भी रूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर स्क्वायर है और यहाँ पर हाफ है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका भी क्या हो जाएगा, अगेन पर मीटर आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 2 डायमेंशनल के लिए पर मीटर आ जाएगा। अगर 3 डायमेंशनल की बात करें तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एल की -3/2, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जस्ट पता होनी चाहिए। अगर आपको कोई केस में पूछ लिया जाए कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल में क्या यूनिट्स हो सकती हैं, तो आपको इसके बेसिस पे बता सकते हो, ठीक है। नॉन नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती, उसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यूनिट अगर पूछी जाए तो खाली आप नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की बता सकते हो। 1 डायमेंशनल में होती है m-12, ठीक है, m की पावर -12, और 2 डायमेंशनल में m की पावर -1, और 3 डायमेंशनल में l की पावर -3/2, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े फटाफट, ताकि आपको समझ आ सके कि आपको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट किस तरह से निकालना है, ठीक है। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन और या ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन को किस तरह से यूज करना है आपको, तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट x lies between x and x plus dx is px dx is equal to a exponential minus ax dx, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ठीक है, किसके बराबर, a एक्सपोनेंशियल माइनस ax dx, ठीक है, वेयर आपका जो x है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में वेरी कर रहा है और आपकी जो a की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी कि आपका जो x है वो x1 और x2 के बीच कहां पर लाई करता है, ठीक है। तो हमेशा जब भी आपको फाइंड आउट करना क्या देखना है, आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मतलब पहले से ही आपको वेव फंक्शन मल्टीप्लाई करके दिया होगा, ठीक है। तो आपको साई स्टार साई करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पहले से ही गिवन है, ठीक है। आपको बस इंटीग्रेट करना है कहां पर, x1 से x2 के बीच में, उसको इंटीग्रेट करके देखना है कि कहां पर आपका पार्टिकल इन दोनों के बीच में लाई करता होगा, ठीक है। तो जस्ट आपने सिंपल क्या करना है, x1 टू x2 यहाँ पर इंटीग्रेशन लिमिट आपने लगा दी, px dx आपकी वैल्यू थी, आपने इस वैल्यू को पुट किया, अल्फा इज द कॉन्स्टेंट, ए है जो भी, इसको बाहर कर दिया, ठीक है। आप इंटीग्रेशन करोगे एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स, तो माइनस अल्फा नीचे आ जाएगा जैसे कि आपको पता है। x1 टू x2 आपकी इंटीग्रेशन लिमिट्स है, सोल्व करोगे कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। नेगेटिव साइन तो आएगा ही आएगा क्योंकि इसके यहाँ बात तो नेगेटिव साइन है ही है, आपको इंटीग्रेशन पता होगी तो आपको पता है वो पावर नीचे की तरफ आ जाती है, ठीक है। तो आपकी जो फाइनल वैल्यू होगी कुछ इस तरह से आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल माइनस ax1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस ax2, ठीक है। तो ये आपका पहला ऑप्शन मैच हो रहा है दोस्तों, तो आप इसको टिक कर दोगे, ठीक है। तो आपको जो अगर प्रोबेबिलिटी पहले से ही गिवन है वैल्यू, तब तो आपने सिंपल इंटीग्रेशन लिमिट्स लगा देनी है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने पड़े, कोई एक वेव फंक्शन दे दी जाए, तब आपने साई स्टार साई यूज करना है, ये बात का ध्यान रखना। यहाँ नहीं कि बस शुरू हो जाओ कहीं पर भी, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, बोलना क्या चाह रहा है और पूछा क्या उसने, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। कंसीडर अ 1 डायमेंशनल पार्टिकल विच इज कन्फाइंड विद इन द रीजन जो x की वैल्यू है 0 से a के बीच में वेरी कर रही है, ठीक है। और उसका जो वेव फंक्शन है उस रीजन में क्या है, साई xt इज इक्वल टू साइन पाई x अपॉन a एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा टी,
ठीक है, आपको जो वेव फंक्शन इस रीजन के लिए दिया गया है वन डायमेंशनल के लिए, क्योंकि एक्स टी है, ठीक है, तो एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में जो वेव फंक्शन है आपको कुछ इस तरह से दिया है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द इंटरवल a/4 से 3a/4 के बीच में आपको फाइंड आउट करना है उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, टोटल वेव फंक्शन कहां पर वेरी करेगा, 0 से a के बीच में, और जहां पर आपको फाइंड आउट करनी है वो a/4 से 3a/4 के बीच में फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपको करना है किस तरह से जरा मैं बता दूं। अगर आपको प्रोबेबिलिटी किसी वेव फंक्शन की, प्रोबेबिलिटी तभी आप किसी वेव फंक्शन की फाइंड आउट कर सकते हो, कब, जब वो नॉर्मलाइज्ड हो। ठीक है, कभी भी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करते हो कि टोटल जो आप जिस रीजन में आपको फाइंड आउट करना है वो वाला डिवाइड कर दो कि टोटल वेव फंक्शन कहां कहां वो वेरी कर रहा है। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड, कभी भी किसी भी फंक्शन को अगर नॉर्मलाइज करना है तो उसको उसके नॉर्म से उसको डिवाइड कर देते हैं, तब जाके वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन बन जाता है। नॉर्म क्या होता है, बेसिकली -∞ to ∞ साई स्टार साई dx = 1, जो कि यूनिटी के बराबर होता है। अगर वो आ जाता है तो वो नॉर्मलाइज हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि किसी भी वेव फंक्शन की अगर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो आपको क्या है कि जिस रीजन में बोला है वो फाइंड आउट करने के लिए वो ऊपर लिख लो न्यूमरेटर में और डिवाइड कर दो टोटल रीजन के लिए। ठीक है, तब जाके आप उस रीजन के प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो बहुत इजीली। जैसे कि आपको बोला उसने कि a/4 से 3a/4 के बीच में आपको वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और उसने बोला इंटायर रीजन के लिए जो आपका 0 से a के बीच में जो आपका वेव फंक्शन था वो क्या था, sin πx/a एक्सपोनेंशियल -iota⍵t। ठीक है, तो ये रीजन पहले जिसमें फाइंड आउट करना है और ये टोटल रीजन के लिए तो है। तो वेव फंक्शन तो सेम ही है, बस डिफरेंट रीजन के लिए पर्टिकुलरली बोल दिया है। तो जिस रीजन के लिए बोला ऊपर लिख लिया हमने साई स्टार साई। ठीक है, तो वो आपका एक था एक्सपोनेंशियल, देखो यहां पर था एक्सपोनेंशियल -iota⍵t। ठीक है, अगर आप इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करोगे तो क्या आ जाएगा, iota⍵t। ठीक है, तो ये कट के क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और एक्सपोनेंशियल 0 क्या होता है, 1 के बराबर होता है। दैट्स वाई यहाँ पर आप देखोगे कि कहीं पर भी एक्सपोनेंशियल की वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, इज इट क्लियर। तो बाकी जो साइन वाली वैल्यू थी वो मल्टीप्लाई होकर sin स्क्वायर πx/a आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, ऊपर हमने ले ली जिस रीजन में हमने फाइंड आउट करना है और नीचे हमने डिवाइड कर दिया जिसमें टोटल रीजन में हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अगेन सारी चीजें सिंपल है, आपको इसकी इंटीग्रेशन, इसका पहले इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा आपको साइन स्क्वायर को। तो आपको पता है 1 - cos 2x/2, ये आपको पता है फॉर्मूला किस तरह से आप साइन स्क्वायर को एक्सपेंड कर सकते हो। जस्ट वही चीज यहाँ पर लिखी है। ठीक है, हाफ हाफ कट जाएगा दोनों के केस में क्योंकि साइन स्क्वायर दोनों ऊपर है, बस इंटीग्रेशन लिमिट्स दोनों डिफरेंट है। ऊपर a/4 से 3a/4 के बीच में वेरी कर रहा है और नीचे आपका 0 से a के बीच में वेरी कर रहा है। ठीक है, जस्ट आपने सारी इंटीग्रेशन लिमिट्स को सोल्व करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, सारे स्टेप सिंपल ही है। एंड फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो 0.33 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आपका जो आंसर आएगा 0.33 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली, a/4 से 3a/4 के बीच में जो आपके पार्टिकल की फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। ठीक है, आप सारे स्टेप्स को मैच कर लेना, आपके आंसर को भी देख लेना, खुद सोल्व करके देखना, तब आपको समझ आएगा कि किस तरह से इसकी वैल्यूज आई है। ठीक है, इज इट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, ठीक है, वेव फंक्शन आपको गिवन है 1/√α एक्सपोनेंशियल mod ऑफ x/a। ये आपको वेव फंक्शन गिवन है दोस्तों। अब उसने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन बिटवीन -a से a के बीच में। जो आपका x है वो वेरी कहां से कहां कर रहा है, -a से a के बीच में वेरी कर रहा है। ठीक है, अब देखो अगेन वही वाली चीज, जिस रीजन के लिए पूछा गया उसको न्यूमरेटर में देखो और उसको डिवाइड कर दो टोटल ऑल ओवर द स्पेस के लिए। ठीक है, कोई भी वेव फंक्शन तभी नॉर्मलाइज हो सकती है, तब उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं जब आप ये वाला एक्सप्रेशन अप्लाई करोगे। ठीक है, जो गिवन है उसको टोटल से अगर आप डिवाइड कर दोगे तब उसके प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो आपको ये वाली कंडीशन याद रखनी है, हमेशा हर चीज के लिए यही अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर x1 x2 जो कि आपकी लिमिट्स क्या गिवन है -a to a, वो आपने यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो आपका ये वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज है। तो अगर आप इसको नीचे सोल्व भी करोगे या आप सोल्व भी करोगे, अगेन वही है कि यहाँ पर तो आपका वो 1 के बराबर आ जाएगा, यूनिटी के बराबर हो जाएगा। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की कंडीशन ये होती है कि साई स्टार साई ऑल ओवर द स्पेस मस्ट बी इक्वल टू 1। अगर आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है, तो वो मैं नहीं सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, या आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा, तो वो 1 के बराबर आएगी। तो ये नीचे वाली वैल्यू तो 1 के बराबर होगी। अब हमें ऊपर वाली वैल्यू को सोल्व करना है, ठीक है, जो कि आप देख रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर मोड फंक्शन है दोस्तों, मोड फंक्शन है तो इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, x इज लेस देन 0 के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि है ना, क्योंकि मोड खोलोगे तो अगर x की वैल्यू अगर आप नेगेटिव रखोगे, ठीक है,
तो उस केस में ये एक्सपोनेंशियल एक्स अपॉन ए बन जाएगा। अगर पॉजिटिव रहेगी तो माइनस एक्स अपॉन रहेगा, दो डिफरेंट वैल्यूज होगी दोस्तों, है ना। तो माइनस ए टू जीरो के लिए, ठीक है, माइनस ए टू जीरो के लिए जब इसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी तो उस केस में ये एक्सपोनेंशियल एक्स अपॉन ए रहेगा, क्योंकि दो वेव फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एक्सपोनेंशियल एक्स अपॉन ए, एक्सपोनेंशियल एक्स अपॉन ए दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल टू एक्स अपॉन ए बन जाएगा, है ना। बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर भी अगेन 0 to a अगर हम देखेंगे उस केस में ये हमारा नेगेटिव होगा, है ना, वैल्यू। तो उस केस में आप देखोगे यहाँ पर एक्सपोनेंशियल माइनस 2x अपॉन a आ जाएगा। अगेन सारी चीजें आप इंटीग्रेशन सोल्व करोगे, बहुत ही ईजी है, सब कुछ कोई डिफरेंट नहीं है इतना कुछ, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों वो आ जाएगी एक्सपोनेंशियल का स्केयर -1 अपॉन एक्सपोनेंशियल स्केयर, ठीक है। तो आपने पहला जो आपका था कि प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है माइनस ए के और ई के बीच में जो भी फंक्शन गिवन था, तो उसके बेसिस पे हमने फाइंड आउट कर लिया अपनी प्रोबेबिलिटी, तो आपका ये आंसर हो जाएगा जस्टिफाई, ठीक है। दूसरी बात क्या थी, अगर आप बहुत ही सिंपल वे से करना चाहते हो, अगर आपने इंटीग्रेशन सही से पढ़ा है तो अगर आपको पता होगा कि अगर आपका वेव फंक्शन इवन है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करते हो, जैसे माइनस ए टू ए सेम लिमिट है, ठीक है, और आपका वेव फंक्शन क्या है, इवन है, तो उस केस में आप क्या करते हो, यहाँ पर नीचे लिख देते हो 0 और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है, वही चीज। तो इजीली आप उस बेसिस पे भी सोल्व कर सकते हो। अगर आपका वेव फंक्शन ऑड होता है तो उस केस में आपकी वो वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है, ठीक है, ये चीज याद रखना, ये तो आपको पता ही होगा। ओके, चलो आगे मूव करते हैं, सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ द बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द रेंज -b to b इज 0.5। इस केस में आपको प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दी हुई है दोस्तों, है ना, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू किसके बराबर है, 0.5 के। आपको ये फाइंड आउट करना है कि माइनस बी से बी के बीच में अगर हम अपने एक्स के वैल्यू को वेरी करते हैं तो उस केस में बी की वैल्यू क्या होगी हमारी, ठीक है, उस केस में बी की वैल्यू क्या होगी वो हम जरूर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लिमिट हमारी -b to b, क्योंकि हमारा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है तो नीचे डिनोमिनेटर में हमारा जो वो 1 के बराबर हो गया, ठीक है, ये हमारा 1 के बराबर हो गया, तो इसलिए हम कंसीडर नहीं कर रहे। -b to b साई स्टार साई dx इजिकल टू प्रोबेबिलिटी हमारे किसके बराबर थी गिवन, 0.5 के बराबर थी, ठीक है। तो हमारी वेव फंक्शन क्या गिवन है दोस्तों, देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 अपॉन अल्फा अंडर अल्फा है, तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो 1 अपॉन अल्फा आ जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मोड ऑफ एक्स अपॉन ए है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, है ना, दोनों पावर सेम ही थे इस करके, ठीक है। इजिकल टू 0.5 को हम हाफ भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है। आपको पता है आपका मोड जो है वो वेव फंक्शन क्या है, वो इवन वेव फंक्शन है, ठीक है, आपका क्या है वो इवन वेव फंक्शन, जबकि आपकी पावर सेम हो और आपका जो वेव फंक्शन हो वो इवन हो, तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 कर देते हैं आप नीचे लोअर लिमिट में और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमने यहाँ पर किया, ठीक है। अब आप देखोगे, अब इसको सोल्व करोगे इंटीग्रेशन लिमिट को, तो क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल -2x अपॉन a -2 अपॉन a, ये आपका आ गया वैल्यू, 0 to b वेरी कर रहा है, ठीक है। यहाँ से आपका माइनस ये 2 कट जाएगा, ठीक है, और आपकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल -2b अपॉन a इजिकल टू हाफ के बराबर, ठीक है। तो 1 माइनस हाफ, ठीक है, कर लेते हैं, एक साइड हम सारी वैल्यूज को ले आते हैं और एक्सपोनेंशियल टर्म को इस तरफ रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, हाफ इजिकल टू एक्सपोनेंशियल -2b अपॉन a, 2 यहाँ पर चल जाएगा, एक्सपोनेंशियल को यहाँ ले जाओगे, यहाँ नेगेटिव साइन था क्योंकि ऑपोजिट साइन में चला गया, ऑपोजिट साइड में चला गया तो एक्सपोनेंशियल 2b अपॉन a, 2 यहाँ पर चला गया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, आपको पता है कि जब लॉग की टर्म को एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल था, नेचुरल लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2b अपॉन a आ जाएगा, जो कि इसकी पावर थी वो यहाँ रह जाएगी, और यहाँ पर 2 था तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 रह जाएगा, है ना। अब बहुत इजीली आप b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, रीअरेंज कर लो, एंड फाइनली जो आपकी वैल्यू आ गई b इजिकल टू a/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ गई, ठीक है। इट्स वेरी इजी, बस आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए कि किस तरह से आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, ठीक है। जो वेव फंक्शन के लिए इंटरवल के लिए पूछा उसे न्यूमरेटर में रखो, डिवाइड करो उसको टोटल वेव फंक्शन में, है ना, पूरे रीजन के लिए। अगर वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है तो डिनोमिनेटर आपका 1 के बराबर आ जाएगा, बाकी सारी चीजें आप सोल्व कर ही सकते हो। अगर कॉन्स्टेंट पूछा है तो आपका निकल जाएगा, किसी के बराबर दिया होगा जैसे कि इस केस में दिया हुआ है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। द नॉर्मलाइज्ड स्टेट ऑफ अ फ्री पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेव फंक्शन साई x0 एट t इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन गिवन है दोस्तों, ध्यान देना, है ना। साई x0 इज इक्वल टू एन एक्सपोनेंशियल -x स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस आयोटा kx, ठीक है, ये आपको वेव फंक्शन गिवन है। फाइंड द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट,
ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हमारी दो टाइप की नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, अगर आपका n मल्टीप्लाइड है, अगर आपका n पहले से वेव फंक्शन में मल्टीप्लाइड है, तब तो वो तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। जैसे कि आपको पहले भी कंडीशन बताई है नॉर्मलाइजेशन की, कि अगर आपके पास एक अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन था, हमने उसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन बन जाता है। ठीक है, तो उस केस में अगर आपको पता हो कि वो नॉर्मलाइज है, तो उसको 1 के बराबर आप पुट करके बहुत इजीली आप नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो आपको उसको नॉर्मलाइज बनाना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग द सम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना। वही चीज यहाँ पर लिखी है, अगर n नॉट गिवन हो देन वी हैव टू नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि इसने पहले ही बोल दिया कि ये नॉर्मलाइज स्टेट में है, तो आपको पता लग गया कि आपकी जो वैल्यू है इंटीग्रेशन की 1 के बराबर आने वाली है, और इंटीग्रेशन आपकी -∞ टू इन्फिनिटी जो भी लिमिट गिवन हो वो साई स्टार साई, चाहे वो 3 डायमेंशनल के लिए, 2 डायमेंशनल के लिए, 1 के लिए, वो 1 के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x है 1 डायमेंशनल के लिए, तो -∞ टू इन्फिनिटी साई स्टार साई dx इक्वल टू 1 के बराबर हो गया। ठीक है, तो अगेन आप दोनों वेव फंक्शन, जो भी वेव फंक्शन है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो साई स्टार ये हो गया और साई आपके पास ये हो गया। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज आपने कुछ इस तरह से यहाँ पर पुट की, जो कि 1 के बराबर आ गई। ठीक है, तो n स्क्वायर बाहर आ जाएगा दोस्तों, कॉमन ले लोगे, बाहर ले लोगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपके पास बचेगा -∞ टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल -x² dx, जो कि 1 के बराबर है, यूनिटी के बराबर, क्योंकि ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये वेव फंक्शन इवन है। ठीक है, x² है। ठीक है, तो आप देख सकते हो x की वैल्यू माइनस पुट करो या प्लस पुट करो, कुछ भी पुट करो यहाँ पर, है ना, तो उस केस में ये इवन वेव फंक्शन ही रहने वाला है। ठीक है, तो बहुत इजीली आप इन सभी चीजों को सोल्व कर सकते हो। -∞ टू इन्फिनिटी था, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 0 कर दोगे और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, यहाँ 0 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जबकि कोई इवन वेव फंक्शन होगा। अभी पढ़ के हटे, तो वही चीज हमने यहाँ पर जस्ट की है, यही चीज हमने जस्ट यहाँ पर की है, जो कि 1 के बराबर है। अब आपके पास 3 इंटीग्रेशन की जो मेन इंपॉर्टेंट लिमिट्स होती हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज होते हैं। प्लीज इसको जरूर नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अगर आपके पास ऐसी कोई कंडीशंस गिवन हो तो आप बहुत इजीली इन सभी चीजों को यूज करके गामा फंक्शन के बेसिस पे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब आपको देखना है कि इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर है आपके पास एक्सपोनेंशियल -x² मतलब पावर आपकी क्या है, -x² है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर तो क्या है आपके पास, यहाँ पर खाली x है, यहाँ पर अल्फा x है, ये है -α(x²), मतलब ये वाली हमारी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है ये वाली यूज होगी, है ना। तो बट यहाँ पर x की पावर तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करें तो आपकी n की वैल्यू क्या आनी चाहिए दोस्तों, 0 आनी चाहिए, है ना। अगर x की वैल्यू 0 होगी तभी तो वो 1 के बराबर होगी, तो 1 मल्टीप्लाई तो हो सकता है यहाँ पर, 1 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल अल्फा इस केस में क्या होगा दोस्तों, अल्फा ये होगा -1/a²। यहाँ पर इस केस में जो अल्फा है वो यहाँ पर जो अल्फा है, क्योंकि माइनस भी है यहाँ पर, तो ये खाली 1/a² के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो a आ गया, अल्फा आ गया हमारे पास 1/a², n की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर पुट कर देना फॉर्मूले में। फॉर्मूला आपके पास क्या गिवन है दोस्तों, ये है आपके पास फॉर्मूला गामा n+1/2 अपॉन 2 अल्फा n+1/2। ठीक है, तो n की वैल्यू आपको पता है क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर गामा हाफ आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, 2 अल्फा हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर पुट करोगे, देख सकते हो ये चीज हमारी आ गई, गामा हाफ ऊपर और 2 1/अल्फा। अल्फा यहाँ पर क्या है आपके पास दोस्तों, अल्फा आपका 1/a² है, तो यही चीज यहाँ पर पुट किया, 1/a² की पावर हाफ आ जाएगी। सभी चीजों को सोल्व करोगे, ठीक है, रीअरेंज करोगे, आपको पता है गामा हाफ की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, √π के बराबर होती है। ठीक है, जिसने गामा फंक्शंस पढ़े हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में, बहुत इजीली पुट कर सकता है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आगे आने वाले लेक्चर्स में जब हम मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इन सभी चीजों को ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो आपकी जो n की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, n = 1/π की पावर 1/4, a की पावर हाफ। तो इस तरह से अगर आपको पता है कि आपका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, आपको बस क्या करना है, इंटीग्रेशन की लिमिट -∞ टू इन्फिनिटी साई स्टार साई dx, अगर 1 डायमेंशनल है, अगर 3 डायमेंशनल है डिटो 1 के बराबर पुट कर देनी है। ठीक है, आपको बस उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है बाय टेकिंग द प्रोडक्ट एंड इंटीग्रेटिंग द लिमिट्स। ओके, तो बहुत इजी था दोस्तों। आपको हमने इस लेक्चर में ये पढ़ लिया कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होता है, नॉर्मलिटी क्या होती है, ऑर्थोगोनैलिटी क्या होती है, और
ऑर्थोनॉर्मेलिटी क्या होती है। तो इन 4 चीजों को हमने डिटेल में डिस्कस किया। ये सारी चीजें आपकी आगे आने वाले लेक्चर्स में यूज होंगी, तो प्लीज डिटेल में देखना, इन सभी चीजों को सही से नोट डाउन करना, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ भी, और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलता हूं मैं आपको दोस्तों अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।